जी, अस्सलाम वालेकुम. So, in part one, we were discussing the factors which affect second language acquisition, second language learning. और इसमें हम अभी बात कर रहे थे लर्निंग स्टाइल्स की. हमने परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल्स इसमें किए, अब हम कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स. सो फील्ड इंडिपेंडेंस वर्सेस फील्ड डिपेंडेंस की बात है. फील्ड इंडिपेंडेंट लोग ये होते हैं कि वो डिटेल्स पे फोकस कर लेते हैं, उनके लिए इर्द गिर्द मैटर नहीं करता. फॉर इंस्टेंस अगर कोई कैरेक्टर है, आपने उनको बताना है स्टोरी में, तो वो उसकी कैरेक्टराइजेशन पे इतना फोकस कर लेंगे कि उनको इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी स्टोरी में क्या चल रहा है. तो इनको कहते हैं कि फील्ड इंडिपेंडेंट लोग. इस तरह के लोग डिटेल्स और पॉइंट्स जो है उस पर फोकस करके स्पेसिफिक्स को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं. लेकिन फील्ड डिपेंडेंट लोग जो हैं वो होल फील्ड या होल चीज, होल सिनेरियो, होल सिचुएशन, होल स्टोरी पे इतने फोकस्ड होते हैं, ओवरऑल जनरल मीनिंग पे इतने फोकस होते हैं कि वो उसमें से एक छोटी सी चीज पे जल्दी फोकस नहीं कर सकते. वो बल्कि अगर आप उनसे कहेंगे ना ये कैरेक्टर है, उसने ये किया, तो वो कहेंगे क्यों किया, मगर इसका तो उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप था और इसका उसके साथ इस तरह से डीलिंग थी, ऐसा क्यों हुआ. सो दे फोकस ऑन द ओवरऑल पिक्चर और द ओवरऑल फील्ड और पूरी सिचुएशन पे, यानी एक बर्ड आई व्यू रखते हैं. तो इस तरह के डिफरेंट लर्नर्स होते हैं. अब इनको किस तरह से लैंग्वेज लर्निंग सिखानी है, किस तरह नहीं सिखानी. फील्ड इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनको आप सेपरेट सेंटेंसेस दे देंगे, वो उनको बहुत जल्दी जो है वो पिक करके लैंग्वेज लर्निंग कर लेंगे. लेकिन जो फील्ड डिपेंडेंट लोग हैं उनको आप एक होल सिचुएशन, होल सिनेरियो, होल स्टोरी देंगे, तो उसमें वो लैंग्वेज लर्निंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे. अब फील्ड इंडिपेंडेंस वर्सेस फील्ड डिपेंडेंस के लिए आप खुद भी चेक कर सकते हैं. लुक एट द रो ऑफ स्ट्रेंज शेप्स बिलो, कैन यू फाइंड व्हाट द मैसेज इज. ये सेल्फ टेस्ट करें. कैन यू सी द शेप्स बिलो एंड सी व्हाट दे मीन. इफ यस, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप फील्ड डिपेंडेंट हैं. और अगर आपको नहीं समझ आती, आप इंडिविजुअल सेपरेट शेप पे फोकस कर रहे हैं, जो 4-5 शेप्स हैं, एक एरो है, बाकी 4 शेप्स हैं, तो आप फील्ड इंडिपेंडेंट हैं. तो दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल टेस्ट. सो कैन यू फाइंड द मैसेज. विल डिस्कस दिस इन क्लास के कितनों ने किया, कितनों ने नहीं किया. सो कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स में अब रिसर्च फाइंडिंग्स जो आ रही हैं इन दोनों चीज़ों में, फील्ड इंडिपेंडेंस इज रिलेटेड टू क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स एनालिसिस, attention to details, mastering of exercise, drills और other focused activities. अब यहाँ पे ये लोग accuracy पे भी बहुत focus करते हैं. और field dependent is related to communicative aspects, fluency आनी चाहिए, empathy, perception of other people, communicative skills. ठीक है. अब field independent और field dependent may also prove to be valuable tool for differentiating child and adult language acquisition due to the fact that field independence increases as a child matures to adulthood. Analysis जो है ना, analysis, attention to details, adults में ज़्यादा होती है, बच्चों में नहीं होती. बच्चों को आप एक छोटी सी एक्सरसाइज देंगे और कहेंगे कि भाई ये करते रहो, इसको इस पे फोकस करो, इसमें ये काम करो, तो वो जल्दी से जो है वो उसकी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, वो उसके मैसेज पे, उसकी स्टोरी पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो लैंग्वेज एस्पेक्ट्स पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनमें फील्ड डिपेंडेंस अभी काफ़ी होगी. तो इसलिए फील्ड इंडिपेंडेंस जो है वो अडल्ट्स में ज़्यादा है, बच्चों में कम है. तो इसी तरह की हमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग स्टाइल्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए. Reflective learners tend to make a slower, more calculated decision. They are usually more systematic and more cautious. अब रिफ्लेक्शन जो करते हैं, सोचते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका किससे ताल्लुक है. बाज लोग नहीं होते रिफ्लेक्टिव, इम्पल्सिव होते हैं. ठीक है. तो they tend to make a quick or gambling guess at an answer. अब अगेन इसमें इंट्यूशन और रिस्क टेकिंग वाला फैक्टर्स भी आ रहे हैं. They are usually more intuitive and more willing to take risks in learning L2. ये चीज़ें सब आपको जहन में बिठानी है. यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली अप्लाई देम सेपरेटली, बल्कि ये ओवरऑल एक टीचर का जो है अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड डेवलप करती हैं टुवर्ड्स द लर्नर्स. अब इसमें देखें राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन भी आ रहा है. राइट ब्रेन जो हमारा होता है वो परसीव्स एंड रिमेंबर्स विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इमेजेस, इमोशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये हमारा क्रिएटिव साइड ऑफ द माइंड होता है. लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल, एनालिटिकल थॉट, मैथमेटिकल होता है, लीनियर होता है, लॉजिक वगैरह पे ये फोकस करता है. और हमें चाहिए कि हम इन दोनों साइड्स ऑफ द ब्रेन को, कि हम एनालिटिकल वर्बल टाइप की एक्टिविटीज भी दें, हम बड़ी क्रिएटिव और हाथ से करने वाली और एक्ट आउट करने वाली और कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज भी दें. तब हम
बैलेंस इसका ले आते हैं। लेकिन बहुत से लर्नर्स जो हैं अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो इस तरह से अवेयर भी नहीं होते कि वो राइट ब्रेन डोमिनेंट हैं कि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, बट स्टिल इट इज गुड टू नो। अच्छा, एम्बिग्विटी टॉलरेंस क्या होती है? द पर्सन हु इज टॉलरेंट ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है कि कोई चीज बहुत क्लियर ना होना बल्कि गुडमुड रहना, या फिर अनक्लियर इंफॉर्मेशन हो, या उसमें काफी सारी इंटरप्रिटेशंस की गुंजाइश हो। So the tolerant of ambiguity people are willing to accept innovative and creative possibilities and not be cognitively or affectively disturbed by ambiguity or uncertainty. ठीक है? So अगर for instance आप एक स्टोरी के जरिए लैंग्वेज लर्निंग करवा रहे हैं और स्टोरी इज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन आपका मकसद है लैंग्वेज लर्निंग करवाना, तो जो तो लैंग्वेज लर्नर्स होंगे एम्बिग्विटी को बर्दाश्त कर लेंगे, वो इस तरह की स्टोरी पे फोकस कम करेंगे, लैंग्वेज की तरफ जल्दी आ जाएंगे। जिनसे एम्बिग्विटी बर्दाश्त नहीं होती है, जिनको चाहिए कि हर चीज क्लियर कट हो, आंसर सामने हो, तो वो लोग जो है वो उस स्टोरी में ही फंसे रहेंगे और लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स की तरफ कम आएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कैसे ऐसे लर्न। आपने भी देखे होंगे क्लास में कि एक बात हो रही होती है लेकिन उसमें से कोई ऐसा पॉइंट पकड़ के कुछ लोग उधर की बात में, मैम ऐसे क्यों हुआ, पर ऐसे नहीं होना चाहिए, वो लोग फिर एम्बिग्विटी को क्रिएट टॉलरेट नहीं करते। In second language learner, a great amount of apparently contradictory or ambiguous information is encountered. For instance, जब आपको 10 जुमले दे दिए जाते हैं कि जी आप इनके टेंसेस चेंज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, अब उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो बाज लोग वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बाज लोग बुरे तरीके से करते हैं, बाज लोग फंस जाते हैं मगर ऐसे क्यों हुआ। तो ये एम्बिग्विटी या क्लैरिटी की जो टॉलरेंस है, बस ये आपको इतनी सी बात समझने की जरूरत। ठीक है जी। सो दिस इज ओके। लर्नर बिलीव्स की तरफ आ जाए, स्किप करें वो। Virtually all learners, particularly older learners, have strong beliefs about how their language instruction should be delivered. आपका belief होना चाहिए clear कि जिसके थ्रू आप learn करते हैं, and this is based on your previous learning experiences and assumptions. आपने अगर शुरू से देखा कि मेरी टीचर सामने खड़े होकर जब मुझे पढ़ाती है तो मुझे अच्छा याद होता है या मुझे अच्छी समझ आती है, तो ये आपका टीचिंग के बारे में बिलीफ है कि जब तक टीचर सामने खड़े होकर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगी नहीं तब तक टीचिंग नहीं होगी, और अगर इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपकी वाकई लर्निंग नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ कोई ऐसे लर्नर्स हैं कि जो इंडिपेंडेंटली काम कर लेते हैं, या जिनकी टीचर उनसे कहती है आप घर से पढ़ के आए, हम डिस्कशन करेंगे, और टीचर सामने खड़े होकर लेक्चर नहीं देती मगर बड़े अच्छे तरीके से नेक्स्ट डे में कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन के थ्रू पढ़ाती हैं, तो उनका जो है वो एक डिफरेंट असम्पशन और डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो जिस तरह का पास्ट स्कूल कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उसी तरह से आपके अपनी लर्निंग के बारे में बिलीव्स बन जाते हैं, और अगर वो बिलीव्स अगर मीट करेगी टीचर तो अच्छी लर्निंग होगी, नहीं करेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। The available research indicates that learner beliefs can be strong mediating factors in L2 language learning process. ठीक है, तो मीडिएटिंग फैक्टर्स के ये वो दरमियानी फैक्टर्स हैं कि जो लैंग्वेज की लर्निंग और एक्विजिशन को अफेक्ट करते हैं, मीडिएट करते हैं। ठीक है, learners' progress was negatively affected by an instructional approach that was not consistent with their beliefs about the best ways for them to learn. इसका क्या मतलब है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस सिर्फ हैंडआउट्स पढ़ के ही लैंग्वेज सीख सकते हैं, और मैं एक दिन आके आपको सिर्फ चंद बातें बता दूं और कहूं कि बाकी काम खुद कर लें, तो आप कहेंगे ओह हमें हैंडआउट्स तो दिए नहीं, हम कैसे करें। तो आप नेगेटिव एक दिमाग में इमेज बैठ जाएगा, आप लर्निंग करेंगे नहीं। और अगले बेशक वो दूसरे लर्नर्स के जिन्होंने पहले भी इस तरह से काम किया हो, वो लोग उसमें बिल्कुल सही कर लेंगे, टीचर ने पॉइंट्स बता दिए, हम इंटरनेट से कुछ ढूंढ लेते हैं और हमें लर्निंग हो गई, टॉपिक कवर हो गया। लेकिन अगर आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इस तरह के नहीं रहे, assumption इस तरह के नहीं रहे, तो वही चीज आपको समझ नहीं आएगी, जबकि आपके पार्टनर्स को, आपकी क्लास फेलोज को समझ आ जाएगी। Learners' preference for learning, whether due to their learning styles or their beliefs about how language are learned, will influence the kinds of strategies they choose to learn new material. फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस तरह से आप लोगों को सिखाया जाए, तो आप कहेंगे जी हैंडआउट मिलने जरूरी है। बाज लोग कहेंगे नहीं हैंडआउट ना भी हो, डिस्कशन होनी जरूरी है। और बाज कहेंगे नहीं ना भी हो, हमें वीडियो लिंक्स बता दें, ट्यूटोरियल्स दे दें। बाज कहेंगे नहीं ये ना भी हो, हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो आप प्रेफर करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो यहाँ से आती हैं सामने। Teachers can use this information to help learners expand their repertoire of
learning strategies and thus develop greater flexibility. अब एक क्लास में बहुत से different learners, different beliefs के साथ, different attitudes के साथ, different styles के साथ बैठे हों, तो टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि सबके beliefs, styles और preferences को cater किया जाए. अब last point is age of acquisition. Age of acquisition is basically when you are learning the language, are you learning it as a kid or as an adult or as a teenager or in very old age, ठीक है ना? तो ये काफ़ी complicated सी चीज़ है. The relationship needs to take into account the stage of L2 development, the goals of learning L2, the context in which the learner learns the L2. तो स्टेज कौन सी है? आप बिगिनर हैं, बिल्कुल एडवांस्ड हैं, क्यों कर रहे हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रही है, एक्सट्रिंसिक आ रही है, इंटेग्रेटिव आपकी मोटिवेशन है, इंस्ट्रूमेंटल है. कॉन्टेक्स्ट कैसा है? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि लैंग्वेज इनपुट आपको किस तरीके से मिल रही है, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इसमें एटीट्यूड्स भी आ जाते हैं, बिलीव्स भी आ जाते हैं. L2 development in informal language learning environments where the target language is used primarily, वहाँ पे children can eventually speak the L2 with native like fluency. ठीक है? For instance, अब पाकिस्तान में अगर आप पंजाबी स्पीकिंग हैं, आपके इर्द गिर्द उर्दू आपकी सेकेंड लैंग्वेज है और इंग्लिश आपकी थर्ड लैंग्वेज है, लेकिन चूंकि उर्दू बहुत इस्तेमाल होती है तो आप इतनी अच्छी उर्दू अब बोल सकते हैं कि आप नेटिव लाइक फ्लुएंसी आप में आ गई है. लेकिन आपके पेरेंट्स अगर इस तरह से उर्दू स्पीकिंग लोगों में नहीं बोल सके तो वो अभी भी उर्दू पंजाबी टाइप की एक्सेंट के साथ भी बोलते हैं. ठीक है, खासतौर पर उनकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में. Adults and adolescents can make more rapid progress towards mastery of in L2 context where they can make use of the language on a daily basis. अब adolescents क्या है जी? teenagers लगा लें आप. अगर adults और teenagers रोज सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल या एकेडमिक इंटरेक्शन में कोई सेकंड लैंग्वेज यूज करें रोज, तो तब उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है. लेकिन अगर आप कभी कभी करेंगे तो तब आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी. दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, अब सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट. ये तो हो गया था इनफॉर्मल, कि जैसे बच्चे खुद ही पिक कर लेते हैं, आप भी खुद ही पिक कर लेते हैं, आपके बच्चे अपनी काम वालियों से जो है उनकी लैंग्वेज पिक कर लेते हैं. जैसे हमारी एक नेबर्स में थी, उनकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज थी, पता नहीं वो कहाँ सखर के साइड से आई थी, तो हमारे जो है फैमिली के बच्चे उनसे बहुत जल्दी वो पिक कर लेते थे लैंग्वेजेस. ठीक है, तो फॉर्मल सेटिंग में क्या है? क्लासरूम सेटिंग. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ L2 डेवलपमेंट ओल्डर लर्नर्स आर मोर एफिशिएंट देन यंगर लर्नर्स. मोर एफिशिएंट क्यों होते हैं बिगिनिंग में अडल्ट्स और टीनेजर्स? क्योंकि वो रूल्स समझ लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, उनको पता है हम कर क्या रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं. Learners who began learning at NL2 at the elementary school level did not necessarily do better in the long run than those who began in the early adolescent. और इसमें उन्होंने कहा है कि although adults जो हैं initially, रिसर्च ने ये शो किया कि इनिशियली वो रूल अप्लाई अच्छे कर लेते हैं, मगर इन द लॉन्ग रन वो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ फिर बाद की जो लैंग्वेज होती है, जहाँ पे एक्सपर्टीज आ जाती है, नेटिव लाइक मास्टरी में स्पोकन लैंग्वेज आती है, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड चॉइस, ग्रामेटिकल फीचर्स, अब उसमें रूल एप्लीकेशन खाली काम नहीं देती, उसमें आपकी स्पोकन और कितना आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना एक्सपोजर होता है, कितना डेली बेसिस यूज होता है. तो इस मामले में बच्चे जो हैं वो फिर अच्छे लैंग्वेज लर्नर्स साबित होते हैं. कंक्लूजन्स क्या है जी? एट व्हाट एज शुड L2 इंस्ट्रक्शन बिगिन? तो इसके बारे में एक है जी क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, कि आपकी प्यूबर्टी या एडोलेसेंस से पहले पहले बचपने में लैंग्वेज लर्निंग बेहतर होती है, खासतौर पे फोनोलॉजिकल अचीवमेंट. फोनोलॉजिकल अचीवमेंट क्या? प्रोनाउंसिएशन और आवाज़ें निकालने की स्किल जो है, अगर आपने वेरी यंग एज में सेकेंड लैंग्वेज की आपने आवाज़ें सुनी और प्रैक्टिस की हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है. बड़े होकर अगर आप करें तो आप में अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या जिस तरह उर्दू का कोई ना कोई असर रहता है. Those who consider that the age factor cannot be separated from factors such as motivation, social identity, and the conditions for learning, older learners may well speak with an accent because they want to keep their L1 identity, and the language input for adults is different from that of children. अब children में आप देखें, बच्चों को जब आप सिखाते हैं तो क्या होता है, उनकी rhymes होती हैं, songs होते हैं. क्या है जी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. बड़ों की क्लासेस में क्या राइम्स होती हैं? तो उसमें जो इनपुट है चेंज हो जाता है. बच्चों को आप कार्टून्स दिखाते हैं उस लैंग्वेज में, वीडियोस दिखाते हैं, अडल्ट्स को आप रूल्स पढ़ाते हैं. इनपुट का स्टाइल चेंज होने की वजह से आपकी आउटपुट भी डिफरेंट होता है, किस तरह से आप बोलते हैं वो भी डिफरेंट होता है.
प्लस अब उसने कहा है कि ओल्डर लर्नर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश एक्सेंट मार के इंग्लिश नहीं भी बोलना चाहिए, कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने तरीके से बोलेंगे, ये एटीट्यूड या आइडेंटिटी भी आ जाती है। बच्चों में वो नहीं होती, बच्चे कहते हैं ओके जिस तरह की ये साउंड है हम इसी तरह की साउंड्स निकालें, ठीक है। सो बेसिकली अब समरी भी आ गई, और एज इज ओनली वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अफेक्ट्स द L2 लैंग्वेज लर्निंग। एज सिर्फ एक फैक्टर है। क्या मैटर करता है? अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, क्लास में भी आउटसाइड द क्लास भी अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, मोटिवेशन कितनी है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपका एप्टीट्यूड कितना है, पर्सनैलिटी कैसी है, आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, और क्या आपको इन चीज़ों को सामने रखते हुए लैंग्वेज की टीचिंग कराई जा रही है या नहीं। दिस अफेक्ट्स द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सो दिस इज ऑल। ये आपका हैंड आउट कंप्लीट हो गया, जिसमें से हम जो स्लाइड स्किप की हैं यू कैन रीड देम ऑन योर ओन, और फिर हम इसकी डिस्कशन भी क्लास में करेंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह क्लास डिस्कशन जब हम करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे एंड we'll resume with the next topic tomorrow inshallah. Okay, take care everyone.